हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा था सॉल्यूशन के बारे में, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। इस पार्ट के अंदर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, ये सारा आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ेंगे। देन हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा होगा वांट ऑफ फैक्टर। लास्ट टॉपिक हम लोग का होगा वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा टॉपिक्स लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे, यानी किस तरह का सॉल्यूट पार्टिकल है इस पे डिपेंड ना करे। किस पे डिपेंड करे कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जब डिपेंड करेगा कोई भी प्रॉपर्टी तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बुलाएंगे। तो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके 4: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मेटिक प्रेशर। तो एक एक करके हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी देख रखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं आखिर होता क्या है। तो हम लोगों ने रॉल्स लॉ लास्ट पार्ट में पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने फॉर 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए लिया था और एक वॉलेटाइल और दूसरा आपका नॉन वॉलेटाइल के लिए लिया था। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है रॉल्स लॉ? पहले होता क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही था। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लगाते थे जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर के वेपर प्रेशर के बराबर होता था। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका रॉल्स लॉ है। एक कंपोनेंट के लिए जो रॉल्स लॉ निकाला था, रॉल्स लॉ के थ्रू एक कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर निकाला था वो ये है, दूसरे कंपोनेंट के लिए निकाला था वो ये है। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था जो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग को सिस्टम का कैलकुलेट करना था तो दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया था। तो जब दोनों आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके वॉलेटाइल थे तो उस कंडीशन में दोनों को ऐड करके हम लोगों ने एक इक्वेशन डेराइव किया था। लेकिन इन केस आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता था और वॉलेटाइल का, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। वॉलेटाइल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट दे रखा है, ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये सॉल्वेंट है। तो ये जो है ये इजीली आपका वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसीलिए ऊपर वाले सरफेस में आपको ब्लू कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये वेपर पार्टिकल्स हैं और नीचे में आपका लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम लोगों ने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि ऑरेंज कलर का यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है डाल दिया, तो अब क्या होगा कि जिस सरफेस से यहाँ पे जो अपर सरफेस से ही आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो थे वो एवोपरेट होकर लिक्विड में जा रहे थे। बट इस कंडीशन में क्या हुआ कि सरफेस पे अब आपका ऑरेंज कलर का मॉलिक्यूल आ गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो एरिया था वो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल ने ले लिया है। तो अब जो ब्लू कलर का आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो ऊपर में जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए वेपर में सॉल्वेंट का ज़्यादा है। लेकिन अगर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम लोग डाल दे रहे हैं, यानी जो वेपर में खुद तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, ऊपर से उसने क्या कर रखा है, जगह भी रोक के रखा है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स कम एवोपरेट हो रहे हैं, यानी कम वेपराइज हो रहे हैं। तो देखिए पहले इनिशियली जो था नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे वेपर में, लेकिन बाद में क्या हो गए, कम हो गए। तो अब वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, इन जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू सरफेस पे आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपर के वो कम हो गए, तो ऑब्वियसली आपका वेपर जो प्रेशर होगा वो
कम हो जाएगा। तो यही है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव क्या है कि कितना डिफरेंस अभी है इन रिस्पेक्ट टू आपके ओरिजिनल वाले से, उसी को रिलेटिव लोअरिंग। जैसे कि ये जो है प्योर का माइनस आपके सॉल्यूशन का, जब हम लोग उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दिए हैं तब है P0B माइनस P0, ठीक है। ये डिफरेंस है कितना आपका वेपर प्रेशर कम हुआ है। और जब उसको हम लोग P0B यानी ओरिजिनल वाले से डिवाइड कर दिए हैं तो ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया है, ठीक है। तो दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड एज रिलेटिव, दिस वन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट कर रखा है, पिछले वाले में हम लोगों ने देख रखा था, इसमें एक बार और देख लेते हैं। जो टोटल प्रेशर है वो कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करके निकालते हैं, लेकिन जब एक नॉन वॉलेटाइल है दैट मीन्स वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देख लीजिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट का ही लेंगे XB इंटू P0B, ठीक है। अब XB को हम लोग क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में, यानी X है यहाँ पे, A जो है वो सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है, B यहाँ पे सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में ले लिया है, इसको फिर हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है P0B माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P0B। देन हम लोगों ने इस पूरी क्वांटिटी को अपोजिट साइड में ले लिया है और यहाँ पे P0B माइनस PB कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग XA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे P0B माइनस B डिवाइडेड बाई P0B, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, जिसको हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग और आगे भी लेके आ सकते हैं, किस तरह से, मोल फ्रैक्शन क्या होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में कर रखा था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसी तरह Na और Nb के भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन जो था हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, मतलब अगर सॉल्यूशन आपका वेरी डाइल्यूट है यानी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा। डाइल्यूट मतलब आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट आपका कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो Na की वैल्यू बहुत कम होगी। तो अगर डिवाइड में आपका बहुत कम वैल्यू आता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोगों ने नीचे से Na को एलिमिनेट कर दिया, उसको वहाँ पे छोड़ दिया। देन आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर Na बाई Nb हम लोगों ने करके निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करके हम लोगों ने लिख लिया WA बाई MA डिवाइडेड बाई WB बाई MB। तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो हम लोग उससे मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का अब हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वेपर प्रेशर है, आप लोग को पता है, 2-3 बार हम लोगों ने डेफिनेशन इसके पढ़ चुके हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जब आपका जो वेपर प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो एटमॉस्फेयर द्वारा इस कंटेनर पे या फिर इस सिस्टम पे प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाए,
ठीक है, जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अब ये वेपर जो होगा ये यहाँ से स्केप करके निकल सकता है। प्रेशर ऊपर से भी लग रहा था और यहाँ पे भी प्रेशर था, बट वो प्रेशर क्या था, कम था। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर बढ़ेगा, उनका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जब ये वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या हुआ था कि हम लोगों ने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखा था कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो क्या हुआ था, वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया था। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है ना, हम लोग का सिस्टम के अंदर वेपर प्रेशर कम हो गया है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है। तो पहले जितने टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट करके इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आ जा रहे थे, अब क्या उतने ही टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट करेंगे? नहीं, हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे ताकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जा सकें, वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ सके और किसके बराबर हो सके, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो पहले मान लीजिए हम लोग टी टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे थे, टी टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जा रहा था, टी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था। बट अभी क्या हुआ, टी प्लस समथिंग, टी प्लस एक्स और टी नॉट कुछ भी लिख दीजिए, अब टेम्परेचर हम लोग को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यही है आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का है, अब हम सॉल्यूशन यानी उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया है। यही एक्सप्लेन किया था अभी मैंने ऊपर में डायग्राम से आप लोगों को। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी किसका है, सॉल्यूशन का है, और टी नॉट बी किसका है, सॉल्वेंट का है। तो पहले जो टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो कम था और सॉल्यूशन का क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्ट किया है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा टीबी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो भी मोलालिटी होता है सॉल्यूशन का उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए ग्राफ एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब ये टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस में है और वेपर प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस में है। तो देखिए ज़रा, वाई एक्सिस में जो वेपर प्रेशर है तो ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दे रखा है यहाँ पे 1 atm। ये जो ग्रीन कलर का डैश डैश करके लाइन है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इनिशियली टी नॉट बी पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जा रहा था, वेपर प्रेशर जो था सॉल्वेंट का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जा रहा था, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया तो अब उस कंडीशन में क्या हो गया, आपका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, टीबी करना पड़ा हमें टेम्परेचर, यानी थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ा। अब इस टेम्परेचर पे ये किसके बराबर हो रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। और इस डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा टीबी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोलालिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है, दैट इज केबी। अब केबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बुलाते हैं इसे, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बुलाते हैं, या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बुलाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ये केबी की यूनिट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये केबी की यूनिट है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग केबी की यूनिट वैल्यू होती है। ठीक है, वाटर का स्पेसिफिकली है 0.52 केल्विन केजी पर मोल।
ये क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें गिवन रहता है आपका, जिस सब्सटेंस का भी होगा, जिस सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी होगा, तो उसमें केवी की वैल्यू आपका गिवन रहता है। बट अगर वाटर के लिए हो तो वो अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, वैसे जनरली दिया हुआ होता है। ठीक है, अब मोलैलिटी के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा, एम जो आपका डेल्टा टी बी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका के बी इंटू एम मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट पर 1000 ग्राम यानी 1 kg में। ठीक है, अब इसी को हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया है तो हम लोग का फॉर्मूला ये हो गया है। अब सपोज आप लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, M2 हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हम लोग का था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा टीवी, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको डेल्टा टीवी दे देगा, ठीक है, आपको वेट ऑफ द सब्सटेंस दे देगा, W2 W1 दे देगा, केबी की वैल्यू दे देगा, आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई सी भी एक क्वांटिटी आपकी मिसिंग हो तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट में तो देख लिया हम लोगों ने चेंज हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा उसको देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले होता क्या है, पहले सबसे पहले तो वो हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। यानी ऐसा टेम्परेचर जब सपोज ये आपका आइस है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है और ये आपका वाटर है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो ऐसा टेम्परेचर जब इस वाटर का वेपर प्रेशर इस आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलाते हैं। पहले हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़ते थे, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। हाँ, ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बुलाते हैं। ठीक है, बट अभी थोड़ा बड़े हो गए हो तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर जो हो वो इक्वल हो, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बुलाते हैं। ठीक है, ओके, सो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन क्यों हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट में आपका, पहले ग्राफ में देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आपका फ्रीजिंग, ये आपका वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो ऐसा वेपर प्रेशर यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बुलाते हैं ना, उसी को हम लोग T0F बुलाएंगे। अगर एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, जब लिक्विड आपका किस में फ्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट में, लिक्विड आपका कहाँ चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट में चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे देखिए आप लोग। ठीक है, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बुला रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बुला रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम लोग का वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो कम हो गया है। ठीक है, पहले वेपर प्रेशर यहाँ पे था, अभी हम लोग का वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो गया है। तो अब कौन से पॉइंट पे जाके वो सॉल्वेंट को मैच कर रहा है वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन का और सॉलिड फ्रोजन। ठीक है, पहले क्या था, जो आपका सॉल्वेंट था वो प्योर था, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में था, प्योर था, और वो जब फ्रीज हो जा रहा था तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अभी वो सोल्यूशन में है और उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो अब वो जाके इस पॉइंट पे सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उसका टेम्परेचर है जहाँ पे वो फ्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हो गया। तो पहले T0F था, अब क्या है, TF है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो पहला टेम्परेचर था वो ज़्यादा था और अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यही चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा TF इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल हटाएंगे तो KF आ जाएगा।
अब KF क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बुला सकते हैं, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बुला सकते हैं, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बुला सकते हैं। KF का भी यूनिट क्या है, केल्विन kg पर मोल है। वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या होती है, 1.86 केल्विन kg पर मोल होता है। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला अगेन अगर इसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो WT डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाई 1000। ठीक है, अब इस पूरे को रीअरेंज करोगे आप लोग तो आपको M2 की वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो देखा हम लोगों ने कि दोनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी में दो फॉर्मूले दे रखे हैं केबी और केएफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक बार उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, वैसे जनरली यूज तो नहीं होता है बट फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है तो देख लेते हैं। केबी कैसे निकालते हैं, R इंटू M1 इंटू TB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। यानी अब ये कौन सी वैल्यू है, R आपका गैस कांस्टेंट है, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। TB स्क्वायर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है आपका। ठीक है, वेपराइज होने के लिए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में गिवन है, उसीलिए हम लोग को देखना जरूरी था। दूसरा फॉर्मूला आपका KF का दे रखा है, R इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। TF स्क्वायर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। डेल्टा H FUS जो भी फ्यूजन लिखा है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यानी जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉट एवर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पे जरूरी है, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बुलाते हैं। इसी तरह एक और टर्म होता है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन भी यही होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हाँ, तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है बट यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि ये सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो आपका नहीं है, यानी उसका कंसंट्रेशन कम है। बट अपोजिट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं तो वाटर प्लस ग्लूकोज है, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट है। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर आपका इस सॉल्यूशन में जाएगा, वाटर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बुलाते हैं। अब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मेटिक प्रेशर है। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड ऑन द हायर कंसंट्रेटेड साइड in order to prevent the flow of solvent via semi permeable membrane। मतलब क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड में। ठीक है, बट सपोज अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी मिनिमम प्रेशर जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अब ये इधर में मूव ना कर पाए सॉल्वेंट पार्टिकल, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक तरह से देख लेते हैं कि सपोज यहाँ पे आप लोग हो, ये जो ऑरेंज कलर का डॉट है ये आप लोग हो और ये आपका घर है। बाहर से आपके दोस्त आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है, आए जा रहे थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके गेट के थ्रू एंटर करते जा रहे थे। बट अभी आपकी मम्मी को गुस्सा आ गया, आपकी मम्मी ऊपर से आपको आंखें दिखा रही हैं, तो एक तरह से आपको प्रेशर मिल रहा है। तो कितने प्रेशर पे आप लोग अपने दोस्त को घर में आने से रोक सकते हो, आंख दिखाने से रोक सकते हो या फिर मार खाने से रोक सकते हो। तो जो मिनिमम प्रेशर है,
ठीक है, मिनिमम, यानी सिर्फ अगर मम्मी ने डांट दिया उतने पे ही आप लोगों ने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी अपने दोस्तों को घर के बाहर रख दिया, तो उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको मारा पीटा जाए तब जाके आप रोको, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द कंसंट्रेटेड साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का किस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऊपर में जो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके प्रोपोर्शनल था, मोलैरिटी के। ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब पाई से डिनोट करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो CRT के बराबर होगा, पाई इक्वल्स टू CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C आपका मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब जो मोलैरिटी है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन N2/V। ठीक है, N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। अब हम लोग इसको और एक्सटेंड, नंबर ऑफ मोल्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, N2 को हम लोग W2/M2 लिख सकते हैं। ये जो भी हम लोग अभी N2 को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कर रखा है जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रखा था, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बताते जा रही हूँ। तो N2 की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी, आप लोग यहाँ पे सॉल्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसको इधर लेके आ गए और पाई को नीचे रख दिया, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका गिवन होगा, W2 गिवन होगा, R गैस कांस्टेंट, T सब जब गिवन होगा तो आप लोग M2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एक अपना अलग ही उसका एडवांटेज होता है बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। किस वजह से होता है, इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस वजह से एडवांटेज है वो देख लेते हैं। प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड रूम टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है वो रूम टेम्परेचर के अराउंड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर का वेरिएशन था, बट यहाँ पे कोई वेरिएशन, टेम्परेचर आपका एट अ रूम टेम्परेचर हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक तरह से एडवांटेज है इसका, किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। दूसरा है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर मैग्नीट्यूड इज लार्ज इनफ इवन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो हम लोग के कैलकुलेशन के लिए थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर मैग्नीट्यूड बहुत कम हुआ तो थोड़ा सा भी अगर उसमें एरर आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है आपका, मोस्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे कि बाकी कंडीशंस में था कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा था, तो उस कंडीशन में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। लेकिन ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो इसीलिए जो बायोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेंगे और उनका हम लोग मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है। ठीक है, उल्टा ऑस्मोसिस पढ़ना है। आप लोगों ने एक टर्म घर पे सुन रखा होगा या फिर आरओ सुना होगा, आरओ वाटर, जो पानी पीते हैं। तो ये जो आरओ है ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। ठीक है, होता क्या है, सॉल्वेंट पासेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट फॉर natural osmosis when pressure greater than the osmotic pressure is applied। अब जहाँ पे ऑस्मोसिस देखा था हम लोगों ने, उस डायग्राम में चलते हैं। लुक, अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने
ज़रा सा भी मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ऐसा कुछ मिनिमम प्रेशर जिसको अप्लाई करने से सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों ने बोला था अगर कोई एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रेशर यहाँ पे बढ़ाते जाओ, अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाना शुरू कर देंगे, आपके बाहर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस में डायरेक्शन क्या था, इस साइड था। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो गया, डायरेक्शन आपका अपोजिट साइड में हो गया। अगर मम्मी ने सिर्फ डांटा था या फिर सिर्फ मम्मी ने आंख दिखाया था तो आपने क्या किया था, अपने दोस्तों को घर के अंदर नहीं आने दिया था। लेकिन जब मम्मी ने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा सब मार दिया आप लोग को, तो आप लोग भी घर छोड़ के बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो यही क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो इसी के थ्रू यही जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये पानी वानी प्योरीफाई करने के काम आता है। इसी के थ्रू हम लोग प्योर वाटर, आप लोग का जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये जो है ये इम्प्योर वाटर है, इस साइड में जो है वो इम्प्योर वाटर है, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो इधर में आपका सिर्फ प्योर वाटर मिलेगा। तो यही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का एडवांटेज होता है। इससे सी वाटर को प्योरीफाई करके उसको पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब 3 टर्म्स हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इन तीनों टर्म्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। 2 सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर 2 सोल्यूशन हैं आपके, ठीक है, और दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पे सेम है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बुलाते हैं, ठीक है, यानी सेम ऑस्मेटिक प्रेशर है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, इफ वन ऑफ द 2 सोल्यूशन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट। अगर 2 सोल्यूशन है उनमें से किसी एक का जो कंसंट्रेशन है वो हायर है, मतलब वहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बुलाएंगे, ठीक है। और हाइपोटोनिक यानी दोनों में से इफ वन ऑफ द 2 सोल्यूशन हैज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, अगर एक का कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, हाइपोटोनिक बुलाएंगे। अब इसको हम लोग किस टर्म में समझ सकते हैं, आप लोगों ने कभी देख रखा होगा किशमिश को पानी के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है ना। किशमिश को पानी के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो वहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है, पानी, एक तो इतना तो पता चल रहा है हम लोगों को कि पानी जो है वो किशमिश के अंदर जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, किशमिश के अंदर ग्लूकोज होगा, शुगर होगा, है ना, शुगर का कंटेंट होगा, कंसंट्रेटेड होगा वो, और बाहर में जो है वो शुगर का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो अभी क्या हो रहा है, बाहर में कंसंट्रेशन कम है और अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन। इसीलिए जो पानी है वो बाहर से अंदर के साइड में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने ये पानी ले रखा है, इसके अंदर हम लोगों ने किशमिश डाला है, ये पूरा पानी है। अब किशमिश में क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर में जो पानी है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये अंदर में पानी उसके जाएगा जिससे कि जो किशमिश होगा वो आपका स्वेल कर जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने किशमिश ले रखा है और यहाँ पे हम लोगों ने पानी ले रखा है, और पानी में आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। पहले हम लोगों ने नॉर्मल वाटर ले रखा था, अभी पानी में आप लोग क्या करो, खूब सारा या तो चीनी डाल के उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो, खूब ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो किशमिश के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो पानी का कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो किशमिश होगा उसके अंदर का पानी जो होगा वो बाहर में आने लगेगा, ठीक है, यानी किशमिश जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, ओके। तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका हाइपरटोनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है सॉल्यूट का, और ये जो है ये हाइपोटोनिक है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कम है सॉल्यूट का। तो ये 3 टर्म्स हम लोगों ने देख लिए, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। नेक्स्ट देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होता है, मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट आइदर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूट का मोलर मास जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, हम लोग मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे सॉल्यूट का, M2,
ठीक है, एलिवेशन वाले में, डिप्रेशन वाले में या फिर ऑस्मोटिक वाले में भी कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन अगर जितना हम लोग कैलकुलेट करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा या फिर कम आएगा तो उसी को मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट आइदर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, जितना नॉर्मल एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा या कम आएगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बुलाएंगे। अब ये क्यों होता है, सपोज हम लोगों ने सॉल्यूट डाल रखा है सॉल्वेंट में, ठीक है, अब अगर ये अलग अलग रहे तब तो ठीक है, बट समहाउ किसी वजह से अगर ये सॉल्यूट आपस में जुड़ जाते हैं, दो सॉल्यूट कंबाइन कर जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वो किसका आएगा, दो सॉल्यूट पार्टिकल्स का आएगा, ठीक है। तो ये तो एसोसिएशन का हो गया। अगर सपोज हम लोगों ने कंटेनर में एक सॉल्यूट का पार्टिकल और सॉल्यूट का पार्टिकल्स डाल रखे हैं और ये किसी तरह टूट जाता है, ठीक है, जैसे एसिड में होता है, टूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, मोलर मास आएगा, वो अब क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, पहले से कम आ जाएगा। यहाँ पे जब एसोसिएट हो रहा था तो ज़्यादा आ जा रहा था, जब डिसोसिएट होगा तो वो कम आ जाएगा। तो यही आपका एबनॉर्मल मोलर मास है। तो अगर जो भी कैलकुलेटेड जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे थोड़ा वैल्यू डिफरेंट आता है तो उसके लिए भी एक करेक्शन फैक्टर है जिसको हम लोग वॉन्ट हॉफ फैक्टर कहते हैं। इसी के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं मोलर मासेस की, ठीक है। वॉन्ट हॉफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कितना एसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्ट मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या होता है आई की वैल्यू। आई इज ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कॉग्लिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डिवाइड का सिंबल यहाँ पे लगा लीजिएगा, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और नॉर्मल, यानी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है वो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और नॉर्मल, जितना आना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर कोई सॉल्यूट हम लोगों ने दे रखा है तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मोलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितना आ रहा है तो वही हम लोग का एक्सपेरिमेंटेड या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और नॉर्मल जो हम लोग का पहले से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे डिवाइड नहीं है, ये और है, ठीक है, या तो ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल, ये भी डिवाइड नहीं है, ये और है, डिवाइड यहाँ पे हो रहा है आपका। इसी तरह थ्योरेटिकल और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देख रखा था इनवर्सली का रिलेशन था, है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे उल्टा हो गया है। ऊपर में आप जाके देखिएगा जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें इनवर्सली का रिलेशन है, जैसे डेल्टा टी बी था उसमें मॉलिक्यूलर मास आपका नीचे में आ रहा था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो सारा इन्वर्सली का है, तो इसीलिए यहाँ पे ये अपोजिट हो गया। तो ऊपर में थ्योरेटिकल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया है, नीचे में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटेड मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल हैं और उससे पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल हैं। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा आएगी और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी। इसी बेसिस पे जितने भी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे उसी में ये करेक्टिव फैक्टर जो है उसको ऐड करके और फिर जो एग्जैक्ट है वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था तो आई से मल्टीप्लाई करके Na/Nb करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। डेल्टा Tb दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आई से मल्टीप्लाई Kb इंटू मोलैलिटी था। डेल्टा Tf यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो Kf इंटू मोलैलिटी था, तो इसको आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैलकुलेट करने का, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो देख लेते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन अल्फा को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डिसोसिएशन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका, अल्फा
इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। अब यहाँ पे I क्या है, वॉन ट्रप फैक्टर है, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा N 1-1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई N-1। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन है। तो इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उस पे। इसमें आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, या तो एलिवेशन पे या डिप्रेशन पे, उसमें आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा, या फिर जो भी बॉइलिंग पॉइंट जो चेंज हुआ है वो पूछ लेगा। तो इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।